अब हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 का अगला प्रश्न 3 कर लेते हैं। इसमें हमें जो प्रश्न है वो क्या कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 हो और उन संख्याओं को गुणा करके आए 182। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इसमें जो है एक समीकरण बनाना पड़ता है। ठीक है, पहले तो मैथ्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आपको ये समझ लेना है। आपको जो समस्या है वो खुद ही एक्सप्लेन करी होती है, हमें सिर्फ उसको आसान करके हल करना होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल जो है वो है 27 और उनको गुणा किया जाए तो आएगा गुणनफल 182। तो मुझे नहीं पता है कि संख्याएं क्या है, तो हम क्वेश्चन को हल करने जब जाएंगे तो हम मान के चलते हैं कि माना दो संख्याएं हैं तो उनमें से एक संख्या को मान लेते हैं। माना, ठीक है, पहली संख्या, माना पहली संख्या, या आप एक संख्या भी लिख सकते हैं। माना पहली संख्या हम मान लेते हैं, उसको x ले लेते हैं। ठीक है, और हमें दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग जमा क्या है, 27 है ना। हमें पता है कि पहली संख्या x है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या। ठीक है, ये पहली संख्या अगर x है, हमने जो मान लिया है कि पहली संख्या x है, तो पहली और दूसरी संख्या का जोड़ 27 है, तो x प्लस दूसरी संख्या कितना आना चाहिए, 27। मुझे निकालनी है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मेरे पास क्या आएगी, दूसरी संख्या क्या आएगी, 27 है। मुझे दूसरी संख्या निकालनी है, इसके साथ ये प्लस हो रहा है, x ही दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये 27 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम मुझे दो संख्याएं दी है जिनका जोड़ दिया है, ठीक है, तो अगर हम एक संख्या भी पता है तो दूसरी संख्या उस जोड़ में से उस संख्या को घटा के प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको इसको सरल करने के लिए, इसको आसान करने के लिए जिस लैंग्वेज में दिया था, जिस भी तरीके से ये दिया था, उस तरीके से भी आपको हल करना बता दिया है। ठीक है, अगर पहली संख्या x है और दो संख्याओं का जोड़ अगर आपको दिया है 27 है, तो दूसरी संख्या 27 में से पहली संख्या को घटा के प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हमें एक तो ये चीज़ दे रखी थी कि उनका योग जो है वो 27 है, और क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है आपको कि उनका दो संख्याओं का गुणनखंड जो है वो गुणनफल 182 है। तो इसका मतलब है क्या दिया है आपको, पहली संख्या। बिल्कुल प्रश्न को आसान शब्दावली में लिखते जाना है, आपका प्रश्न ऐसे बहुत सरल तरीके से निकलेगा कि आपको समस्या नहीं महसूस होगी। तो ये दूसरी संख्या है ना, यही बोला है ना आपको, आपको बस वही लिखना है जो बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का, उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है आपके पास, x है, दूसरी संख्या क्या है, गुणा। अब आपको पता है कि 27 माइनस एक्स दो संख्याएं हैं, तो आपको इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। 27 माइनस एक्स ही आ जाएगा आपका ब्रैकेट में, बराबर है 182। ठीक है ना। तो अब आपकी आधी समस्या यहाँ तक हल हो जाती है जब आपने इसको इस तरह एक समीकरण में बना लिया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको 27 एक्स को इन दोनों से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 27, एक्स से गुणा करेंगे तो ये 27 एक्स आ जाएगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है, प्लस प्लस माइनस माइनस, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बराबर है 182। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सारे को एक तरफ ले आना है, इसको एक द्विघात समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सारी संख्या को या तो 182 को इधर लेके आते हैं या इस सारी संख्या को उधर लेके चले जाते हैं। तभी हम देख रहे हैं कि ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो हमें आसान हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सारी संख्या को उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 182 तो पहले ही है दूसरी तरफ। ठीक है, ये माइनस आपको पता है कि ये बराबर, सभी
चीज़ों के निशान को बदल देता है। जब भी ये एक्स स्क्वायर यहाँ बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो ये अपना निशान भी बदलेगा, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 27 प्लस का है तो ये भी बराबर के जब दूसरी तरफ आएगा प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा, -27x। अब हम सारी संख्याएं जब दूसरी तरफ लेके चले गए तो यहाँ पे ज़ीरो रह जाता है। तो हमारे पास जो समीकरण है उसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख लेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा एक्स के साथ गुणा होने वाली संख्या, उसके बाद आ जाएगा जो आपका संख्या है 182 बराबर है 0। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए आपने क्या करने हैं, ऐसे ऐसे दो इसके गुणनखंड बना, सबसे पहले इसके गुणनखंड बना के मूल निकालेंगे, मूल या मान निकालेंगे तो वो एक्स आ जाएगा। एक्स हमारी पहली संख्या आ जाएगी तो हम दूसरी संख्या भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करना होता है, आपने अभी अभी प्रश्नों को हल किया कि जब हमारे पास समीकरण प्राप्त हो जाता है तो हमारे पास जो मध्य का पद है उसको इस तरह से प्रसारित करना है कि वो गुणा करके पहले और अंतिम पद के बराबर आए। ठीक है, तो आपने इसको रफ में करके देख लेना है। आपके पास मध्य का पद क्या है, -27x, तो -27x। ठीक है, और पहला पद है एक, अंतिम पहला पद है एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहला पद है एक्स स्क्वायर, अंतिम पद आपका 182 है। ठीक है, तो 182 और एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर आएगा। अब आपने क्या करना है, इसके गुणनखंड बनाने हैं। गुणनखंड ऐसे होने चाहिए कि जिनको जमा करके तो आए 27। ठीक है, तो 27 आए और आपका गुणा करके आना चाहिए 182। तो आप इसको थोड़ा सा समझदारी से देखें कि ये जो है 182 में हमारे पास इकाई का अंक है 2। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा करके, इसके ऐसे कौन से गुणनखंड हैं जिसमें इकाई का अंक तो 2 आना चाहिए और आपका गुणा करके आए 27। तो आप इसके गुणनखंड बना के देखें तो इसके गुणनखंड एक तो आएगा 2 गुना 91। ठीक है, और अब आप इसका गुणनखंड और भी बना सकते हैं। एक आपका इसको देख सकते हैं कि गुणनखंड 27 भी आना चाहिए। 27 आपका, अगर आप 14 और 13 को गुणा करें, ठीक है, अगर हम 14 और 13 को जमा करेंगे तो ये 27 प्राप्त हो जाएगा। क्या गुणा करके, अब देखो इसको गुणा करके ये क्या बनता है। ठीक है, गुणा करके ये बन जाएगा 13 चौके 52, 5, 13 एकम 13, 13 और 5 आ जाएगा 18, तो ये 182 बनता है ना। ठीक है, अब इनको जमा करके 27 बन गया और गुणा करके 182 बन गया। ठीक है, और ये हमारे पास ऐसी संख्याएं हैं जो हमारे प्रश्न को, जो हमारी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं। अब आपको पता है कि ये आपके पास निशान जब इसमें माइनस का हो और ये जो मूल है, ये जो गुणनखंड है, अगर ये आपके गुणनखंड जो है इस तरीके से हो कि प्लस करके मध्य का पद आए तो आपको दोनों के आगे ये -14x और -13x आएगा। ठीक है, -14x और -13x जब हम करेंगे तो आपका गुणा करके 182 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 27 और बड़ी रकम का निशान तो वो माइनस का ही निशान आएगा। तो आप इसको इस तरीके से प्रसारित कर सकते हैं। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, -27 है तो इसको माइनस आप 14x और -13x अगर करेंगे तो आपका माइनस माइनस प्लस करके 27 और निशान जो है माइनस का ही आएगा, प्लस 182 बराबर है 0। अब क्या करना है, हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन मेरा इसमें x ही आएगा। ठीक है, और पीछे x बच जाएगा, तब ये एक्स स्क्वायर बन गया माइनस, अब इसमें x तो कॉमन आ गया, x को छोड़ देंगे। ठीक है, वो आगे आ गया और ये 14 आ जाएगा। ये ब्रैकेट ऐसे ही उठा के रख देनी है, x - 14। अब आपको पता है कि आपको ये तीसरा पद बनाना है तो ये निशान यही आएगा, और ये x है, इसको 13 से गुणा करके 13x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 13 और 14 को गुणा करते हैं तो 182 भी प्राप्त हो जाता है आपका नेक्स्ट स्टेप। और ये स्टेप टैली हो रहा है तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन आपका यही आती है ब्रैकेट, जो बच गया उसको आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, बराबर है 0। अब आपने क्या करना है, x - 14 ये भी 0 के बराबर कर देना है, और x - 13 ये भी 0 के बराबर कर देना है। तो आपके पास x निकालना है, ये 14 दूसरी तरफ जाएगा तो अपना निशान बदल लेगा, ये प्लस हो जाएगा।
तो x आपके पास 14 आ गया। x माइनस 13 बराबर है 0। x निकालना है, 13 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास द्विघात समीकरण के दो आंसर आते हैं। x का मान क्या आया आपके पास, 13 और 14। तो इसका मतलब है कि आपके पास पहली संख्या जो है x है वो 13 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। तो आपको इसको हल करना है। ठीक है, यदि पहली संख्या बराबर है 13, तो दूसरी संख्या क्या आएगी, दूसरी संख्या आपको पता है दूसरी संख्या कैसे आई थी हमारे पास, दूसरी संख्या आनी चाहिए 27 में से पहली संख्या को घटा के, 27 माइनस एक्स। तो यह आ जाएगा 27 माइनस एक्स। तो एक्स कितना है आपके पास, पहली संख्या आ रही है 13, तो एक्स मेरे पास 13 रखेंगे, तो 27 माइनस 13। ठीक है, तो 27 माइनस 13 आपका क्या आ जाएगा, 27 में से 13 घटाएंगे तो 14, है ना। तो एक क्या, तो आपके पास पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या आती है 14। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये दूसरा मान भी रख के देखेंगे। यदि पहली संख्या, ठीक है, बराबर है x था, तो x अगर हम 14 रखते हैं, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या, तो 27 में से हमें x को घटाना पड़ेगा। अब हमारे पास x जो है वो 14 है। ठीक है, 14 अगर 27 में से 14 घटाएंगे तो 13। तो आप देखते हैं कि आप दोनों में से कोई भी मान रखते हैं तो आपके पास पहली संख्या और दूसरी संख्या 13 और 14 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि दो संख्याएं कौन कौन सी होगी, दो संख्याएं बराबर है, एक 13 होगी, एक 14 होगी। ठीक है ना, आपने दोनों ही मान रख के देख लिए तो संख्याएं तो आपके पास 13 और 14 ही प्राप्त होती है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो अगर आपको ये प्रश्न समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते भी चलिए। ठीक है, अब मैं दोबारा से रिकैप करवा लेती हूँ। आपको क्या बोला है प्रश्न में कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है वो 27 हो और गुणनफल जो है 182 हो। जब हमारे पास ऐसे कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है। ठीक है, अब हमें क्या दिया है कि पहली और दूसरी संख्या को जोड़ के 27 आना चाहिए। तो हमने क्या किया कि पहली और दूसरी संख्या को जोड़ के देखा, 27 लिखा, और दूसरी संख्या मेरे पास 27 माइनस एक्स होगा, क्योंकि जब दो संख्याओं का जोड़ दिया हो तो एक संख्या पता हो, दूसरी संख्या हम उस योग में से पहली संख्या को घटाएंगे तो वो प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरा हमें दिया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 182 है। मैंने पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा किया, 182 लिख के देखा, तो मेरे पास एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो इसको मैंने एक द्विघात समीकरण में बदल लिया। द्विघात समीकरण को हल किया तो मेरे पास x का मान प्राप्त हो जाएगा। x का मान प्राप्त हो गया 13 और 14। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आता है, पहली संख्या जो x है वो प्राप्त हो जाती है। दूसरी संख्या कैसे प्राप्त होगी, अगर मैं पहली संख्या को 27 में से पहली संख्या को घटा देती हूँ। तो जब मैंने एक बार पहली संख्या 13 रखी, ठीक है, तो मेरे पास दूसरी संख्या 14 आई। दूसरी बार पहली संख्या को मैंने, जो मेरा मान आया था 14 रखा, तो दूसरी संख्या जो है वो 13 आई। तो इस तरह मेरे पास दोनों संख्याएं जो है, एक 13 और 14 प्राप्त होती है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। ओके, थैंक यू। अब प्रश्न नंबर 4.2 का अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमें क्या बताता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसमें हमारे पास क्या दिया है, दो क्रमागत ऐसे होता है जैसे 1 12 है, 13 है, 1 है, 2 3 4 5 6, ये क्या है, क्रमागत है। ठीक है, जैसे अगर पहली संख्या 1 होगा तो दूसरी संख्या 2 होगी, मतलब उसमें एक एक जुड़ता जाएगा, है ना। और वो क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव संख्याएं हैं। ठीक है, प्लस वाली संख्याएं हैं।
जिनके वर्गों का योग, यदि मैं पहली संख्या का स्क्वायर करती हूँ और दूसरी संख्या का स्क्वायर, ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जमा जो है वो 365 है। तो हम इस प्रश्न को वैसे हल करना शुरू करेंगे जैसे कि हमें कहा गया है, ठीक है। तो मैथ इसीलिए सबसे आसान सब्जेक्ट है कि हमें शुरू करना है जो बोला है और निकालना है उससे, जो हमें दिया है उससे हमें हल करके निकालना है, ठीक है। इसमें कुछ भी याद करने को नहीं है, ठीक है। मैथ इज़ माय पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट, और जब तक आपको इसका फेवरेट सब्जेक्ट ना बना दूँ, मैथ्स को आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना बना दूँ, तब तक हमारा ये टारगेट और क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। तो क्या बोला है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। 2 में से हम अगर हमें पहला मान लेते हैं कि माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत संख्या अगर x है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या आपके पास x प्लस 1 होगी, ठीक है। क्योंकि क्रमागत संख्या है, अगली संख्या 1 जोड़ के आता है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा और क्यों लिखा, क्योंकि हमें प्रश्न में ही दिया गया है कि संख्याएं क्रमागत हैं, अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या उसमें 1 जोड़ के प्राप्त होगी। और क्या बोला है प्रश्न में, अगला जो हमें बोला है कि जिनके वर्गों का योग, ठीक है। प्रश्नानुसार हम लिखेंगे कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार हमें क्या कहा गया है कि पहली संख्या दोनों संख्या, पहली संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं का वर्ग है ना, तो दूसरी संख्या का भी वर्ग ले लेते हैं, है ना, जैसा कि हमें प्रश्न में बोला है हमें वैसे ही करना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग जो है 365 है। आपने क्या करना है, इस समस्या को वैसे ही हल करना है जैसे बोला गया है। 2 क्रमागत संख्याएं प्राप्त हो गई हैं और बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का जोड़ 365 है। तो जैसा हमें प्रश्न में बोला है हमने बिल्कुल वैसे ही किया। तो पहली संख्या हमारे पास है x, का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, x प्लस 1, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो ये इस तरह लिखी जाएगी 365, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x स्क्वायर हमारे पास, क्योंकि आप लिख सकते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर, हमारे पास स्क्वायर है ये ब्रैकेट में, ठीक है। तो ब्रैकेट को किस तरह हल करते हैं, तो हमारे पास इसमें ये x प्लस 1 है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा है तो आप इसको, एक आसान तरीका ये भी है कि इस x प्लस 1 की स्क्वायर का मतलब है x प्लस 1 गुणा x प्लस 1, ठीक है, बराबर है ये 365 है, 365 लिख दिया। अब आपने क्या करना है कि इसको ब्रैकेट को खोल देना है, x को इससे पूरे से गुणा करेंगे और प्लस 1 को भी पूरे से गुणा करेंगे, तो ये प्लस, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, x जो है सबसे पहले इससे पूरे से गुणा होगा x प्लस 1, फिर ये प्लस 1 जो है वो भी पूरे से गुणा होगा x प्लस 1 से, ठीक है, बराबर है 365। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस, x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, इसको इस 1 से गुणा करेंगे तो x गुणा 1 x आ जाएगा, प्लस ये प्लस आ जाएगा, 1 को x से गुणा करेंगे तो x आएगा, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, बराबर है 365। अब क्या करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही खोल देंगे, तो ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x और x जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 बराबर है 365।
इसको हल करेंगे, x और x जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1। ये जो 365 है इसको भी हम इधर लेके आ जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा -365 बराबर है 0। तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 2x, ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये हमारे पास +1 है और -1 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 365 में से 1 घटाएंगे तो 364 आएगा। पर क्योंकि इस लड़ाई में हमारे पास जो मजबूत संख्या है, बड़ी संख्या है, वो माइनस की है, तो अंत में निशान भी माइनस का ही आएगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं प्लस माइनस माइनस और बड़ी संख्या का निशान। ठीक है, अब हमारे पास जो संख्या है वो हल हो गई है। ठीक है, तो माइनस करके कितना आया था 364, है ना, तो ये 364 आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा और भी हल कर सकते हैं कि ये देखो ये 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 है ना, और इसको मैं 2 से भाग करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 और ठीक है, इसको अपने साइड में 2 से भाग करके देख लेना है। तो ये 364 को अगर मैं 2 से भाग करूँगी तो ये आ जाएगा आपका 18 दूनी 36, है ना, और 2 दूनी 4 तो 182, 182 आ जाएगा। 2 को 2 गुना 182। अब मैं क्या करती हूँ, इसको कॉमन ले लेती हूँ, तो ये मेरा संख्या जो है x² प्लस 2 कॉमन ले लिया ना, इसमें से भी 2 बाहर, इसमें से भी 2 बाहर, इसमें से भी 2 बाहर, तो ये x² रह गया, यहाँ पे खाली x रह गया, यहाँ पे माइनस की जगह पे माइनस, 182 बराबर है 0। ये 2 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसको मैंने ये सरल करने के लिए किया है, तो ये रह जाएगा x² प्लस x माइनस 182। ठीक है, ये जो है 0 के बराबर के दूसरी तरफ जाके 0 से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर है, मतलब गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, बराबर है 0। ठीक है, अब आपके पास एक समीकरण प्राप्त हो जाता है कि x² प्लस x माइनस 182 बराबर है 0। अब आपने क्या करना है, आपके पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है, इसके गुणनखंड बना के उनको 0 के बराबर रख के इसके मान निकाल लेने हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये जो मध्य का पद है 1, ठीक है, x है तो इसको मैं 1x भी लिख सकती हूँ। मध्य के पद को इस तरह से प्रसारित करना है जिसको गुणा करके पहला और अंतिम पद, पहला पद है x², अंतिम पद है -182। ठीक है, x² और पहले और अंतिम पद को जो गुणा करके आता है -182 x²। ठीक है, वही जो है इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो आपने इस तरीके से गुणनखंड निकालने हैं कि प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि 182 के गुणनखंड जो आपने अभी भी देखे थे, ठीक है, एक 13 और 14 भी होता है। ठीक है, 13 और 14 भी जो है वो 182 के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं हल करना आ रहा है तो आपने क्या करना है, इसके गुणनखंड निकाल लेने हैं, है ना। तो इसके गुणनखंड जो है 13 और 14 भी है, जिनको अगर मैं 14 में से 13 घटाती हूँ, 14x माइनस 13x करूँगी तो आपका 1 भी प्राप्त हो जाएगा, बड़ी संख्या प्लस में। ठीक है, 14 और -13 को गुणा करके 182 भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये जो मध्य का पद है इसको इस तरीके से भी प्रसारित कर सकते हैं कि आपका x², ठीक है, प्लस इसको 14x माइनस 13x माइनस 182 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका प्लस माइनस करके x आ जाएगा, बड़ी रकम का निशान। आपका ये पीछे वाला स्टेप भी टैली होता जा रहा है। अब क्या करना है, x कॉमन आ जाएगा, हमने कॉमन लेना है, x कॉमन आ गया, एक x अंदर रह गया, ये +14 आ जाएगा। इसको ब्रैकेट को ऐसे ही उठा के रख देते हैं। ठीक है, ये तीसरा पद बनाना है, माइनस ये निशान तो ऐसे ही आ जाएगा। x है, 13x बनाने के लिए 13 से गुना करना पड़ेगा, बराबर है 0। तो आपके पास इसके गुणनखंड क्या आएंगे, आपने कॉमन ले लेना है, तो इन दोनों में कॉमन 14x तो है ही है। ठीक है, और आपका बाकी क्या बच जाता है, x माइनस 13 बराबर है 0। ठीक है, अब आपने इसके मान निकालने हैं, तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 14 को भी 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, x माइनस 13 को भी 0 के बराबर रखेंगे। x निकालना है तो x बराबर है, ये 14 दूसरी तरफ जाके -14 बनेगा। ठीक है, और x बराबर है यहाँ पे -13 दूसरी तरफ जाके +13 बन जाएगा।
ठीक है, तो आपके पास x का मान प्राप्त हो गया। तो x क्या है, हमारी पहली संख्या है। अब आप लिख सकते हैं क्योंकि x धनात्मक संख्या है। धनात्मक बोला था ना आपको, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या होता है इसका मतलब? पॉजिटिव है। पर हमारे पास ये x जो है -14, तो इसका मतलब है ये हम नहीं ले सकते। ठीक है, हमें तो सिर्फ x जो है ऐसी संख्या उठानी है जो धनात्मक हो। तो x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? क्योंकि x बराबर है धनात्मक पूर्णांक, इसलिए हम x क्या लेंगे? x बराबर है 13 लेंगे। ठीक है, x हम 13 लेंगे। x का मान -14 भी सही है, पर हमने सिर्फ लेना है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, x धनात्मक पूर्णांक है ना, इसलिए x बराबर है -14 को छोड़ देते हैं। ये हमारे प्रश्न की रिक्वायरमेंट है, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो x बराबर है 13, तो इसका मतलब हुआ कि पहली क्रमागत संख्या जो x होनी चाहिए वो क्या है? 13। दूसरी क्रमागत संख्या जो है x + 1, मतलब 13 में 1 जोड़ देंगे। x 1 हमारा 13 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। हमें 2 संख्याएं निकालनी थी, क्रमागत और धनात्मक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक निकालने थे। तो इस तरह हमारी समस्या हल हो जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट फ़ोटो भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये प्रश्न समझ आ रहे हैं तो साथ साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलें। अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें ताकि उनको भी ये प्रश्न करने की विधि समझ आ जाए। धन्यवाद। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न हमें क्या बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में ये आपका आधार है, इसको लंब बोलते हैं, और सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये प्रश्न हल करना है और इसकी भुजाएं निकालनी है। कर्ण हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार और लंब निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या कहा गया है। क्या कहा गया है? पहली लाइन बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई मतलब लंब इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमारा जितना भी आधार होगा, ठीक है, तो आधार होगा लंब जो है उससे कम है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो जो हमें नहीं पता है सबसे पहले उसको ही ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अगर आधार पता होगा तो लंब हम उससे 7 कम कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आधार को मान लेते हैं कि माना आधार बराबर है x सेंटीमीटर। यदि आधार जो है x सेंटीमीटर है, कोई भी संख्या है, तो हमारे पास लंब या आप उसको ऊंचाई भी लिख सकते हैं, तो लंब कितना आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज मतलब इसका मतलब है लंब बराबर है आधार से 7 सेंटीमीटर कम। यही बोला है ना, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार आपका x था, इससे आपने 7 सेंटीमीटर कम किया तो आपके पास ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो लंब आपका x - 7 है।
ठीक है, अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, तो इसमें आपको क्या बोला है कि कर्ण आपका दिया है, कर्ण कितना है, कर्ण जो है वो है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला है तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो ये देखो, आपके पास एक प्रश्न दिया था, आपने इतना सारा डाटा जो है वो प्रश्न से ही निकाल लिया है। ठीक है, तो ये जो कुछ ये आपको कोई समस्या दी थी, ठीक है, उसमें से आपने ये कुछ क्लूज निकाल लिए हैं। ठीक है, इन क्लूज के बेस पे आपने आगे इसको समीकरण को बनाना है और उसको सॉल्व करके एक्स और ये आधार और लंब निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आपकी लगती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बोलती है कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बोलती है कि ये जो सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, कर्ण का जो वर्ग है, स्क्वायर है, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर है। मतलब अगर हम आधार का स्क्वायर कर दें और लंब का स्क्वायर कर दें और इसको जोड़ दें तो हमारा कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। जहाँ भी आपको समकोण त्रिभुज मिलता है तो आप इस प्रमेय के आधार पर इसकी भुजाओं को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार और लंब के स्क्वायर को जोड़कर हमारा कर्ण का स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट क्लियर कि मैंने क्या समझाया है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण सबसे लंबी भुजा है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर, योग के बराबर होती है। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है, बस हमने इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है, वैल्यूज रख देनी है। तो कर्ण क्या है 13, कर्ण आ जाएगा 13 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, बराबर की जगह पे बराबर, आधार हमारे पास x है तो x का करना है स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लंब कितना है आपका x माइनस 7, कितना है x माइनस 7, इसका भी कर देना है स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है और इस ब्रैकेट को खोलना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसका जब हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे इसको लेके चलते हैं, ये क्या बनेगा 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। 13 को जब 13 से 13 के स्क्वायर का मतलब है 13 गुना 13 के स्क्वायर का मतलब है 13 गुना 13। ठीक है, 13 का को जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 169 बराबर है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस की जगह पे प्लस और इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या क्या, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद है माइनस फॉर्मूले के अनुसार, फिर है 2। ठीक है, ए बी का मतलब है ये 2 ए और बी को गुणा कर देना है, 2 गुणा ए है आपका x, b है आपका 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 169 बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, 7 7 हो जाएगा 49 माइनस 7 दूनी 14 x। ठीक है, अब क्या करना है, अपने इसको सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के आगे कोई निशान नहीं है, ब्रैकेट के आगे प्लस का निशान है, कोई संख्या नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही खोल सकते हैं क्योंकि प्लस से आपके निशान सारे वैसे ही रह जाएंगे। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ गया प्लस 49 माइनस 14x, तो ये बन जाएगा आपका x और x बन जाएगा 2x स्क्वायर।
इसके बाद रह गया ये +49 माइनस 14x। ठीक है, अब ये जो 169 है इसको हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये प्लस का है, दूसरी तरफ आके हो जाएगा -169। अब इसको हम उठा के इधर लेके चले गए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इस रैखिक समीकरण को, इस द्विघात समीकरण को हम इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा बनेगा 0 बराबर है, इसको हल करेंगे तो ये x² वाला पद पहले लिख देंगे, उसके बाद x वाला पद -14x आ जाएगा, और उसके बाद जो बचे हैं पद उनको जो है हल कर लेंगे। हमारे पास क्या है, 49 और एक है 169, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 169 में से आप 49 को अगर घटाएंगे तो आएगा 120। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्लस माइनस माइनस कर दिया और निशान लास्ट में बड़ी रकम का आएगा, तो ये आएगा -120 बराबर आ गया आपका 0। ठीक है, तो ये क्या बना है आपका जो द्विघात समीकरण है, 2x² - 14x - 120 बराबर है 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें इसमें गुणनखंड बना देते हैं कि क्या कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन निकल रही हो। तो अगर कोई ऐसी संख्या कॉमन है तो उसको हम बाहर निकाल देंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो जैसे इसके अगर हम गुणनखंड देखें तो ये बनेंगे इस तरीके से, इसके गुणनखंड बनाएं तो ये बनेगा 2 और यहाँ पे 7, 2 सत्ते 14 और फिर x बच गया। ठीक है, अब इनमें भी, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें से भी हम 2 निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब इसको 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 60 बराबर है 0। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि 2 को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। 2 को बाहर निकालेंगे तो आपका बचेगा 2x। ठीक है, माइनस इस 2 को बाहर निकाल लिया तो 7x बचेगा। सॉरी, ये 2 बाहर निकल गया तो ये खाली बचेगा आपका, जब आपने 2 बाहर निकाल लिया तो ये आपका x² बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, ये आपका x² बचेगा। ठीक है, 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो ये आपका x² - 7x बच गया, और यहाँ पे भी आपने 2 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे 60 बच जाएगा। ठीक है, बराबर है 0। तो आपका द्विघात समीकरण क्या बन गया, आपका द्विघात समीकरण बन गया x², ठीक है, -7x - 60 बराबर है 0। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने इसको जो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है, हमें मध्य का पद देखना है और प्रथम और लास्ट पद को देखना है। प्रथम आपका x² है, लास्ट का पद है -60, इसको गुणा करेंगे तो आपका -60x² ही प्राप्त होगा। तो 60 के गुणनखंड ऐसे बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करके 7 आए। ठीक है, अगर हम 60 के गुणनखंड बनाएं तो आपका जैसे 1 तो 1 और 60 आता है, इससे 7 नहीं बनेगा। 2 और 30 आया, इससे भी 60 नहीं बनेगा। एक आपका होता है 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 में से 7 को घटाएंगे तो आपका 7 भी आ जाएगा, और ये 60 का गुणनखंड भी है। ठीक है, और आपको पता है अगर आपको यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ भी माइनस है, तो आपको इनको एक संख्या माइनस की होगी, एक प्लस की होगी, क्योंकि आपको लास्ट में जो चाहिए वो माइनस में चाहिए, तो बड़ी संख्या माइनस की लेंगे, छोटी संख्या आपकी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो -12x + 7x + 5x अगर आप करेंगे तो आपका प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस और घटा के आ जाएगा 7x, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो इसको हल करेंगे हम। ठीक है, तो x², ठीक है, -7x और आपका -60 बराबर है 0। इसको जो है द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो ये -12x और +5x, इसको हम इस तरह से प्रसारित करके लिख देते हैं। ठीक है, -60 भी आ जाएगा, -60 बराबर है 0। ठीक है, इसको एक्सपेंड किया, ये जो है एज दैट इज आ गया, ये एज दैट इज आ गया, और इसको मैंने क्या किया, इस तरह एक्सपेंड कर लिया, तो ये भी 7x ही रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपने इन दोनों में से कॉमन ले लेना है। कॉमन आएगा आपका x, और इसमें से और इसमें से x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x - 12। x - 12 को आपने ऐसे ही उठा के रख देना है। ठीक है, और तीसरा पद बनाना है। तीसरा पद 5x बनाना है, तो x तो है, इसको 5 से गुना करूँगी तो 5x बनेगा, और ये पता है आपको निशान वैसे ही रखते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0। तो ये क्या हुआ, आपने इस तरह इसको पीछे भी आप इसको टैली करके देख सकते हैं। अब दोबारा से आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन आपका x - 12 आएगा। ठीक है, और पीछे बच जाता है x + 5।
ठीक है, बराबर है 0। तो आपको क्या करना है, x माइनस 12 को भी 0 के बराबर रख देना है ना, और x प्लस 5 को भी आपने 0 के बराबर रख देना है। x निकालना है तो x के साथ वाला पद जो है दूसरी तरफ जाएगा और निशान बदल लेगा। ये माइनस था तो दूसरी तरफ जाके प्लस बन जाएगा, तो x आ गया 12। ठीक है, और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 5 दूसरी तरफ जाके -5। ठीक है, तो यह आएगा x बराबर है -5। तो आपकी जो कोई भी साइड है वो माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने कोई आपकी भुजा है वो आपकी -5 हो सकती है, ऐसा संभव नहीं है। तो ऋणात्मक मान हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ऋणात्मक मान छोड़ने पर, ठीक है, ऋणात्मक मान छोड़ देंगे तो हमारा जो x बनेगा वो बनेगा 12। ठीक है, तो x आ गया आपका, x बराबर आ जाएगा आपका, x बराबर है 12। ठीक है, तो अब आपको दोबारा से चलना है जहाँ से शुरू किया था। ठीक है, तो x आपके पास क्या है, आधार। ठीक है, तो आपके पास आधार आ गया, आधार बराबर है x बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, x सेंटीमीटर था तो ये 12 सेंटीमीटर बन गया। तो लंब क्या है, लंब बराबर है x माइनस 7। ठीक है, तो x कितना है, 12। 12 में से मैं 7 कम कर दूं जो प्रश्न में बोला है तो आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 में से अगर मैं 7 कम कर देती हूँ तो मेरा 5 सेंटीमीटर आएगा, ये मेरा लंब बन जाएगा। ठीक है, और कर्ण हमें दिया ही था, कर्ण कितना था आपका, 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये जो आपको दो भुजाएं पूछी थी कि बाकी की दो भुजाएं निकालो, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। मैं आपको दोबारा से रिकैप करवा देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया था, प्रश्न में हमें बोला गया था कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो हमें दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हमारे पास दिया था कि उसका जो ऊंचाई है वो आधार से, ये लंब जो है आधार से कितना कम है, इससे कम है। कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो हमें सबसे पहले अगर आधार पता हो तो मैं लंब निकालने के लिए आधार में से 7 कम कर दूंगी। तो मैंने आधार ले लिया कि माना आधार बराबर है x, तो लंब कितना हो जाएगा, उसमें से 7 कम, x माइनस 7। कर्ण हमें दिया था कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो हमने कर्ण को 13 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि समकोण त्रिभुज में हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय लगती है, जो बोलती है कि जो सबसे लंबी भुजा कर्ण है उसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग लेकर उसको जमा कर दिया जाए तो वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो जाएगा। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लिख दी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जब हमने लगाई हमारे पास एक समीकरण बन गया। ठीक है, इस तरह से बन गया। उसको जब हमने आगे फर्दर सॉल्व किया, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगेगा इसमें, इसको फर्दर सॉल्व करके और इजी करके हमारे पास x निकल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास x दो संख्या निकली, एक 12 निकली, एक -5 निकला। ठीक है, x जो है वो ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती, इसलिए हम ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो x है वो क्या आ जाएगा, आपके पास x बराबर है 12। ठीक है, तो अब हम दोबारा से चलेंगे जहाँ से शुरू किया था। ठीक है, शुरू किया था हमने कि आधार को हमने x माना था, तो हमारे पास x का मान जब 12 आ गया तो इसका मतलब है आधार बराबर है 12 सेंटीमीटर। और प्रश्न के अनुसार लंब कितना था, वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम था, तो हमने आधार मतलब 12 में से 7 कम किए तो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह हमारे पास अन्य दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आ गई और कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ आया हो। अगर आपको इसमें कहीं समस्या लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको इस प्रश्न के इस सेक्शन में कोई समस्या है, या कोई भी आपको मैथ की 10वीं क्लास की बुक में कहीं भी आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि मैम प्लीज़ हमें ये क्वेश्चन समझा दिया जाए या ये कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है सभी वीडियोस को, और जो है वीडियो को शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ पहुँचे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 6।
अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2 का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, तो आपने प्रश्न की लेंथ देख के नहीं डर जाना है, ये बहुत ही एक सरल प्रश्न है। ठीक है, बस हमें क्या करना है कि इसमें जो हमें तथ्य दिए गए हैं, जो फैक्ट्स दिए गए हैं, उनको क्लूज़ को निकालना है। ठीक है, जैसे क्या होता है सीआईडी में आपको कोई भी एपिसोड दिया होता है तो क्या करते हैं, उसमें आप सबसे पहले क्लूज़ निकालते हैं और क्लूज़ को हल करके आप क्रिमिनल तक पहुंचते हैं। हमने क्या करना है, जो हमें प्रश्न दिया है उसमें से क्लूज़ छांटने हैं और प्रश्न के हल तक पहुंचना है। तो आपने कोई भी प्रश्न को हल करना है तो आपने सोच लेना है कि आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, कि इसमें दिया क्या है, क्या दिया है, हमारे पास एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितने बर्तनों का निर्माण होता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत मतलब एक तो आपको आया है इसमें नग का मतलब है, मान लो कि आपके पास कोई एक चीज़ है। ठीक है, कोई जो बर्तन है वो बाल्टी बनाई तो वो एक नग है। ठीक है, और उसकी कीमत क्या है, लागत का मतलब है उसकी कीमत कितनी है। ठीक है, तो एक विशेष दिन ऐसा देखा गया कि कोई जो नग बना था, कोई बाल्टी हो सकती है या प्रांत या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो नग जो है उसकी लागत कितनी आई है, उस बाल्टी को बनाने की लागत जो है, उस दिन जितने निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, जितने भी आपके उस दिन बर्तन बने हैं, ठीक है, उससे दुगने से 3 अधिक आई है। ठीक है, तो हमें अगर इसमें पता हो कि बर्तनों की संख्या कितनी थी, उसको हम दुगना करके उसमें 3 जोड़कर लागत निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो आपके पास दिया है, ठीक है, उसको इस तरीके से लिखना है कि एक समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाए। तो मान लेते हैं कि उस विशेष दिन अगर हमें पता चल जाए, देखो इसको दोबारा से पढ़ते हैं कि एक विशेष दिन क्या हुआ था, ये देखा गया कि प्रत्येक नग, ठीक है, जो भी चीज़ बनी है उसकी निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन, ठीक है, तो हमें निर्माण किए गए बर्तन पता होने चाहिए। ठीक है, निर्माण किए गए बर्तनों को दुगना करके 3 अधिक कर देना है, तो उस दिन की हमारे पास लागत निकल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि माना ठीक है, बर्तनों की संख्या की उस दिन जितने बर्तन बने, तो वो क्या है, माना बर्तनों की संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। अब हमें प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, तो निर्माण लागत बोली है। ठीक है, निर्माण लागत, ठीक है, निर्माण लागत कितनी है, कितना बोला है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो वो निर्माण किए गए बर्तन कितने हैं, x, ठीक है, के दुगने, 2 दुगने हो गए। ठीक है, दुगने से 3 अधिक थी, दुगने में भी 3 अधिक करना है, तो हमारे पास जो है वो निर्माण लागत बनती है। ये प्रत्येक नग की है। ठीक है, तो प्रत्येक नग की है, ये प्रत्येक मतलब एक नग की, एक नग की, ये एक नग की निर्माण लागत आ गई हमारे पास 2x + 3। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। प्रश्नानुसार उस दिन निर्माण लागत 90 थी। ठीक है, तो उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 90। तो इसका मतलब है कि कुल निर्माण लागत वो कितनी है, कितना बोला है, 90 रुपये। ठीक है, तो वो है 90 रुपये। अब आप क्या कर सकते हैं, कुल किस तरह आएगा आपके पास, कुल निर्माण लागत आप क्या कर सकते हैं कि एक नग की निर्माण लागत जो है, मतलब एक नग जितने रुपए में बना है, ठीक है, और कुल जितने नग हैं, कुल जितने बर्तन हैं, कुल बर्तन से अगर हम इसको गुना कर दें, कुल बर्तनों की संख्या, ठीक है,
अगर कुल बर्तनों की संख्या, जितने भी बर्तन थे उसको हम गुणा कर दें कि उस दिन एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी थी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो कुल लागत आ जाएगा जो कि 90 रुपये है। कुल बर्तनों की संख्या हमने x है दिया हुआ, ठीक है। अब उसको किससे गुणा करना है आपने, एक नग की निर्माण लागत से, तो ये आपका 2x + 3 है, ठीक है। ये किसके बराबर आया है, 90 के, ठीक है। अब आपके पास एक जो है समीकरण के रूप में ये प्राप्त हो गया है। अब क्या करना है, इसको गुणा करना है। गुणा करेंगे तो ये बनेगा 2x², ठीक है, + 3x बराबर है 90। इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए जो बराबर की तरफ संख्या है इसको भी इस तरफ लेके आएंगे, तो 2x² + 3x ये 90 जो दूसरी तरफ आएगा तो ये अपना निशान बदल लेगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा माइनस। -90 बराबर है 0, ठीक है। अब आपके पास द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है जिसका आपने मान निकालना है। अगर आपके पास x निकल जाएगा तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत भी आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, इसको द्विघात समीकरण से हल करने का प्रयत्न करते हैं। तो द्विघात समीकरण में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि मध्य का पद क्या है। मध्य का पद आपके पास है +3x, ठीक है, और प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद है 2x², अंतिम पद है -90। इसको गुणा करके देखेंगे तो -180 x² आएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, -80 x² को इस तरीके से लिखना है, ठीक है, कि आपका गुणा करके तो -180 x² आए और प्लस माइनस करके आपका आए 3x, ठीक है। तो आप इसको ऐसे गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, आपको चाहिए, अगर आप करते हैं 1 और 180, तो 1 और 180 अगर हम इसके गुणनखंड देखेंगे, पर इनको सॉल्व करके आपका 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके पास और गुणनखंड ऐसे देखने हैं, आपका हो सकता है 10 और 18 भी हो सकता है गुणनखंड, पर इसको गुणा करके 180 तो आ जाता है, पर -3 नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, और गुणनखंड देखने हैं इसके, और क्या हो सकते हैं। अब आप देखेंगे 18 और 15 को गुना करके देखेंगे तब नहीं आएगा आपका। 12 और 15 को, 12 और 15 को, ठीक है, 12 और 15 को गुणा करके देखते हैं तो ये आपका आएगा 15 दूनी 30 का लगा 3, 15, ये 180 आ जाएगा, ठीक है। 12 और 15 को जब आप हल करेंगे तो इनको घटा के +3x भी आ जाएगा, तो मतलब ये मुझे बड़ी रकम प्लस की रखनी पड़ेगी, ठीक है, और छोटी रकम माइनस की। तो जब इस तरह ये घट जाएगा, बड़ी रकम का निशान आ जाएगा और ये गुणा करके माइनस भी आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस भी आ जाएगा, -180 x² भी आ जाएगा और +3x भी आएगा, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड इस तरीके से करेंगे, 2x², ठीक है, +15x -12x, ठीक है। 15 में से 12 घटाएंगे 3x आएगा, और इसको गुणा करके आपका, इन दोनों को गुणा करके 180 x² आया है, उसके बराबर आ जाएगा। बाकी आपने जो है वो वैसे ही लिख देना है, बराबर है 0, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें इसमें से कॉमन लेना है। इसमें सिर्फ x कॉमन है और बाकी आपका 2x + 15 एज दैट इज रह जाएगा। इस ब्रैकेट को आप एज दैट इज उठा देते हैं तो ये आपका 2x + 15, ठीक है, बराबर है 0। अब आपको ये तीसरे रकम का निशान आप यहाँ पे रख देते हैं, और आपको क्या बनाना है, अब ये जो तीसरा पद है वो 12 बनाना है। 6 यहाँ पे पहले ही है, 2 यहाँ पे पहले ही है। अगर इसको मैं 6 से गुणा कर दूँ तो 6 दूनी 12 भी बन जाएगा, -12x बन जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 15 छिक्के 90 भी आ जाएगा। तो आपका ये पिछले पद से टैली हो जाएगा। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लेके आपका आ जाएगा 2x + 15, ठीक है, और एक आ जाएगा x - 6 बराबर है 0, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, मान निकालना है, तो इन दोनों को आपने 0 के बराबर रख देना है, बराबर है 0, और आपका आ जाएगा x - 6 बराबर है 0, ठीक है। तो 2x को अगर हमें x निकालना है तो x के साथ वाली संख्या को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 15 का हो जाएगा -15 दूसरी तरफ जाके, ठीक है, और x हो जाएगा -15/2,
ठीक है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। जो x के साथ 2 गुणा हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। ठीक है, तो x एक तो आपका आ गया -15/2। ठीक है, तो इसको ये 15 को अगर 2 से भाग करेंगे तो -7.5 आ जाएगा आपका। ठीक है, एक तो आ गया -7.5। ठीक है, एक आपका आ जाएगा x बराबर है, ये x निकालना है तो इसके साथ जो संख्या है +6 उसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। x के साथ जो है वो -6 है, सॉरी, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आपका +6 बन जाएगा, निशान बदल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है ये मूल्य है, लागत मूल्य है या बर्तनों की संख्या है। x क्या है, बर्तनों की संख्या है ना, तो बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हम लिख सकते हैं कि x का ऋणात्मक मान छोड़ने पर, ठीक है, क्योंकि ये संभव नहीं है, x का ऋणात्मक मान छोड़ने पर, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हमारा x आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास आ गया x बराबर है, कितना आ गया, x बराबर है 6। ठीक है, लेने पर, ये ले लेंगे हम लेने पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रश्न के शुरू में जाना है। हमने x क्या माना था, बर्तनों की संख्या को x माना था, तो आपके पास बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या है, x है, तो बर्तनों की संख्या आ गई 6 बर्तन बने हैं। ठीक है, और क्या था, आपको एक नग की निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत, वो क्या बोला था हमें प्रश्न के अनुसार, वो जो थी वो थी 2x + 3। ठीक है, 2x + 3। तो अब क्या करते हैं, x की जगह पे x रख देते हैं जो है 6, और +3 की जगह पे +3। ठीक है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा, तो ये हो जाएगा 6 और 2 को गुणा करेंगे 12 + 3। ठीक है, तो ये 12 + 3 आएगा 15। ठीक है, तो ये आपका एक तो आ गया आंसर। ये आपको निकालना था कि बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, एक आंसर आपका ये आ जाएगा। एक आ जाएगा प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत कितनी है, 15, ये आ जाएगा रुपए में। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 15 रुपये। एक आंसर आपका ये आ जाएगा। इसको आपने बहुत अच्छी तरह डेकोरेट करना है, और इस तरह ये इसका आंसर पूरा हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमें क्या कहा गया था और हमने इसको क्या सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया था कि एक कुटीर उद्योग है, कोई इंडस्ट्री है। ठीक है, कुटीर उद्योग है, उसमें एक दिन ऐसा देखा गया कि प्रत्येक नग जो भी बर्तन बना है उसकी जो लागत थी, उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या से प्रत्येक नग की लागत जो है उस दिन जितने बर्तन बनाए गए हैं उनकी संख्या से दुगने से 3 अधिक है। तो मुझे सबसे पहले अगर मुझे पता हो कि उस दिन कितने बर्तन बने हैं तो मैं एक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो निकाल सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि माना बर्तनों की निर्माण लागत को x मान लेती हूँ, तब एक बर्तन की निर्माण लागत प्रश्न के अनुसार आ जाती है 2x + 3। अब कुल निर्माण लागत जो है हमें दी है प्रश्न में 90, तो कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगी कि कुल बर्तनों की संख्या को मैं एक बर्तन की निर्माण लागत से अगर गुणा कर दूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको निर्माण लागत को संख्या से गुणा कर दूंगी तो मेरे पास जो है वो 90 आना चाहिए। तो मैंने इसको इस तरह ही रखा, मान को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया तो हमने इसको गुणनखंड विधि से हल किया। मेरे पास x के 2 मान आए, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो संख्या कभी भी माइनस नहीं हो सकती, इसलिए हम x के मान को ऋणात्मक मान को छोड़ देंगे। तो x का ऋणात्मक मान छोड़ने पर हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर है 6 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर है 6, तो इसका मतलब है बर्तनों की संख्या हमारे पास जो हमने लिया था वो x लिया था, तो बर्तनों की संख्या आ गई 6 और एक नग की निर्माण लागत जो थी वो 2x + 3 थी प्रश्न के अनुसार। तो हमने x की जगह पे x का मान रखा, तो हमारे पास बर्तनों की जो एक नग की निर्माण लागत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था। आई होप कि आपको
ये प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ आ गया है। यदि नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैडम प्लीज़ आप इसको दोबारा समझाइए, या फिर ऐसे कहते हैं कि दूसरे तरीके से समझाइए, तो आपको वो भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि सभी को वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो थैंक यू। इस तरह हमने एक्सरसाइज 4.2 समाप्त कर दी।